नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं और शुरू से लेकर के यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक हमने बात की थी। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसमें आपके एक टॉपिक आता है जो कि सभ्यता स्थलों से संबंधित है और 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। तो हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं यहां से। तो कौन से हैं ये? एनिशेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। इन चारों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। कैसी संस्कृति थी, कैसे लोग रहते थे, मकान कच्ची ईंटों के थे, पक्की ईंटों के थे, नालियां ठीक नहीं थी, या जो फसल है वो किस तरह की उगाते थे, क्या क्या इनके शौक थे, जैसे खेल वगैरह हैं, कौन से खेल खेलते थे, या पशु किन जो पशु है वो पास में रखते थे, अनाज किस तरह का प्रयोग करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में जो है वो हमें पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। तो आपके 4 ही हैं टॉपिक में, ये कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा। एक एक टॉपिक ले लेके चलेंगे हम, यानी इन चारों टॉपिक के बारे में आपकी यहां की कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इन चारों टॉपिक का, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। 100% आता है इन चारों में से। कई एक क्वेश्चन तो आपका 100% कन्फर्म है और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कई बार 3 भी आ जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। देखिए, कालीबंगा से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अच्छा, इसके बाद में देखिएगा नोट्स की जो मैं अगर बात करूं, तो जहां ये राजस्थान हिस्ट्री के फोल्डर में नोट्स अपलोड हो रहा है, वहीं इनके आगे पीछे जो है उसी रो में जो है ये नोट्स वगैरह भी मैं अपलोड करता रहूंगा। इसके लिए पहले मैं सोचा था अलग से फोल्डर बना देंगे नोट्स का, लेकिन वही है, फिर आपको बार बार जैसे हिस्ट्री में वीडियो देखा, फिर वापस बैक आकर के फिर आपने नोट्स खोला, तो उस एक ही फोल्डर के अंदर जैसे यहां वीडियो है ये कालीबंगा का, तो इसी के आसपास ही यहीं आगे जो है ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। और जैसे नोट्स हो सकता है 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या नेक्स्ट डे जो है वो वहां अपलोड किए जाएं। तो वीडियो आते ही ऐसे मत मैसेज करने लग जाना कि सर नोट्स अपलोड करो, नोट्स अपलोड करो। मैं अपने आप ही कर दूंगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर। तो धैर्य के साथ पढ़ते रहें। तो अब इसमें देखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है वहां मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता था? पत्थरों का। पत्थर के औजार होते थे और जीवन कैसा होता था? जंगली। ये वो बिल्कुल पूरी तरह से जंगली रहते थे। अब वो जो जंगल के अंदर ही रहते थे। इस प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में आता है जैसे मनुष्य कुछ और ढंग का हुआ, उसका विकास हुआ, वो युग जो है वो कहलाता है ताम्र पाषाण का युग। तो यहां जो जीवन है वो कैसा था? ग्रामीण। जैसे ग्रामीण रूप में रहते हैं, गांव में रहते हैं। औजार तांबा और पत्थर। यहां जो पूरा पाषाण का ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें मुख्य रूप से पत्थर के औजार थे, लेकिन चूंकि ये ताम्र पाषाण है तो यहां तांबे का भी प्रयोग होगा, पत्थरों का भी होगा और साथ में तांबा जो धातु है इसका भी प्रयोग होता था, तांबे का। और यहां जो बस्तियां हैं वो आपको मिलती है, जैसे एक फेमस बस्ती का नाम आता है सोथी। ये बीकानेर से हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां आपको सोथी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अब ये सोथी आगे कहां आ रहा है, कहां आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी कालीबंगा के अंदर ही हमको पढ़ना है, इसलिए मैंने यहां पर ये नाम लिखा है सोथी संस्कृति या सोथी। और इसके अलावा अब जैसे ताम्र पाषाण के अवशेष जो हैं वो हमें एक और स्थान पर मिलेंगे, गणेश्वर। तो वो भी ताम्र पाषाण में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन स्थल है गणेश्वर का। इसी से प्राचीन जो हमें मिलती है सोथी संस्कृति, जो कि इससे पहले है, हड़प्पा से पहले। तो इसको प्राक हड़प्पा कहा जाता है। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पूर्व। और फिर इसके बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता, या जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। और
भारत की पहली कोई अगर नगरीय सभ्यता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। पक्के मकान, पक्की चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी, आप देख के हैरान रह जाओगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हड़प्पा जो स्थान है, यहां पर 27 माले की बिल्डिंग मिली थी जब इसकी खुदाई हुई। आज के टाइम में भी अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, 27 फ्लोर बनाने में बहुत जोर आता है। तो हड़प्पा के अंदर उस समय मिली थी, तो सर्वोच्च एक नगरीय सभ्यता थी ये। कितना व्यापार होता था वो तो खैर, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब वहां इन चीजों के बारे में चर्चा होती है। तो ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता थी तो इसके प्रमुख जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? उसमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है। तो ये सब जो है ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के तो बहुत सारे स्थान हैं, ये कुछ मेन मेन मैंने इसमें यहां पर लिखे हैं। तो इन स्थानों में जो महत्वपूर्ण हमें पढ़ना है वो है कालीबंगा। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो कालीबंगा स्थल है ये किस सभ्यता का स्थल है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह हड़प्पा सभ्यता। कई बार हम सीधा बोल देते हैं इसको कालीबंगा सभ्यता। ये चीज सही नहीं है। कालीबंगा एक स्थल है, सभ्यता तो एक ही है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये या हड़प्पा सभ्यता आप इसको बोल दो। हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा पे सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए बोल दिया जाता है। तो कालीबंगा एक स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि कालीबंगा जो है वो स्थान निम्नलिखित में से किस सभ्यता का है या किस समय का है? तो आपको दे सकता है ताम्रपाषाण, प्राग ऐतिहासिक, नवपाषाण, या कुछ और नाम दे देगा, या वैदिक काल। तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कौन सा? कालीबंगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। और कालीबंगा के बारे में एक मजेदार चीजें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत आराम से पढ़ेंगे हम, तो कुछ से बातें जो इनके साथ की जुड़ी हुई है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हो गया, आप जानते हैं ये भारत है और इधर पाकिस्तान। तो जब भारत आजाद होता है तो पाकिस्तान और भारत दो टुकड़े हो गए। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे, इतने बड़े स्थल, ये दोनों कहां चले गए थे? पाकिस्तान में। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये है कहां पर? ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्योंकि उस समय तो ये भारत में स्थित थे, लेकिन 1947 में जब अलग हुआ, विभाजन हुआ, तो ये दोनों तो पाकिस्तान में चले गए। तो फिर पाकिस्तान ने ये दंभ, यानी एक तरह का घमंड, अहंकार भरना शुरू कर दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इतने महत्वपूर्ण स्थल थे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के, वो दोनों अब हमारे हैं, आपके पास में क्या है? तो पाकिस्तान ने ये जो दावा था, पाकिस्तान जो दावा कर रहा था, ये इस दावे को भारत सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और भारत का जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने ये पूर्वी पंजाब की तरफ, राजस्थान, गुजरात, यहां उत्खनन कार्य करने शुरू कर दिए। तो उसी के फलस्वरूप जो प्रसिद्ध पुराविद थे अमलानंद घोष, उन्होंने राजस्थान में कालीबंगा और दूसरे ऐसी महत्वपूर्ण टीलों को खोज निकाला था। तो इस तरह से चीज शुरू हुई। और बाकी जो आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तो लगभग पहले के हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्थल आप देखेंगे 1947 के बाद में खोज इनकी की है, ये मिले हैं। क्योंकि फिर खोज शुरू हुई कि भाई यहां कहीं और भी तो होंगे। कालीबंगा जो है ये है कहां पर? ये वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित स्थान है। ये देखिए मैप में, ये हनुमानगढ़ जिला है। तो यहां हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। और इस कालीबंगा के पास में ही एक दूसरा स्थान और स्थित है, पीलीबंगा। चूंकि ये बंगा से मतलब यहां चूड़ियां हैं, तो कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काली चूड़ियां मिली, और पीलीबंगा जो है यहां मिली पीली चूड़ियां। तो मैं दोनों ही स्थान पे गया हुआ हूं, दोनों पास पास हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा। और तो इसके बाद में जिला हनुमानगढ़, खोज 1951-52 में की गई थी, किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। तो बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन हो चुका है कि आपको याद होना चाहिए। और
अमलानंद घोष ने जो ये खोज की थी कालीबंगा स्थल की, इसको उत्खनन करता और आगे जारी रखने का जो काम किया था वो क्या था, बीवी लाल और बीके थापर। 1961 से 69 के दौरान इन्होंने यहां पर उत्खनन कार्य किया। तो बीवी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल है और बीके थापर का नाम है बालकृष्ण थापर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आपसे नाम पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज व उत्खनन कार्य किसने करवाया, तो खोज अमलानंद घोष ने की। और उत्खनन कार्य जो है, उत्खनन का मतलब होता है कंटिन्यू जो है उसमें कार्य करना, उसको खोदना। तो 61 से 69 तक। और अभी जो है इनकी खुदाई जो है यहां बंद कर रखी है। मैं गया था कालीबंगा, तो खुदाई जो है रोकी भी है यहाँ पे अभी। तो जितनी जो चीजें निकली है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। अब जब आप कोई भी सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके पास कोई ना कोई नदी जरूर होगी, क्योंकि लोग वहीं रहेंगे जहां क्या होगा, पानी की सुविधा होगी। तो यहां जो नदी थी वो कौन सी थी पहले, सरस्वती नदी, जो कि लुप्त हो गई। जो मैप वगैरह है नासा के, उसमें तो वो पूरा सरस्वती का मार्ग दिखता है अंदर तक। और वर्तमान में जो है इसको आप किस नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, जो कि बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जियोग्राफी में भूगोल में पढ़ेंगे वहां घग्गर। तो पहले क्या सरस्वती नदी थी, और वर्तमान में इस सरस्वती नदी को हम किस नाम से पुकारते हैं, घग्गर नदी के नाम से पुकारते हैं। तो ये सरस्वती तो धीरे धीरे क्या है, लुप्त हो गई थी। वर्षा वगैरह होती थी कम, जब कम होने लगी वर्षा तो जो पानी है नदियों में वो भी धीरे धीरे इसमें कम होने लग गया। और होते होते फिर सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त प्राय हो गई। तो इस तरह से ये जो कालीबंगा है इसका भी जो है यहाँ अंत होता है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद में एक नाम आता है दरसदती। ये दरसदती नाम कई बार देखिए इसके उपनाम के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नोट मैंने इसलिए लिखा है कि दरसदती जो है वो इस सरस्वती की सहायक नदी थी। ये आप ध्यान में रखना, कई बार प्राचीन नाम लिखे आते हैं, कई बार जो गाइड वगैरह में कुछ भी लिख देते हैं। जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं उसी को ही सही मानना। तो नदी कौन सी थी पहले उस समय, यहां सरस्वती नदी। वर्तमान में किस नाम से जानते हो, घग्गर नदी। और ये जो है दरसदती नदी, ये इस सरस्वती की सहायक होती थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यहां से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए मैं ये चीजें आपको इतना अलग अलग विभाजन करके ये एक ही सभ्यता स्थल में पढ़ा रहा हूं, क्यों, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, इस कालीबंगा स्थल से हमें दो समय के अवशेष प्राप्त होते हैं, दो काल के अवशेष प्राप्त होते हैं उसी एक ही स्थान से। पहला जो समय है उसको कहते हैं प्राक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पहले। तो वो समय 2400 ईसा पूर्व से पहले का समय है। तो उस समय को इसको सोथी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो कि कैसे मिलते हैं, ग्रामीण अवशेष। और इसके बाद में यह प्राक हड़प्पाकालीन वाला समय था, यहां लोग रहते थे, कैसी कल्चर थी, ग्रामीण। किस नाम से जानते हैं, सोथी संस्कृति के नाम से। और फिर धीरे धीरे समय के साथ में जैसे, हालांकि कोई 100% श्योर नहीं है कि ये हुआ कैसे, कैसे अंत हुआ था सोथी संस्कृति का। कोई कहता है बाढ़ से हुआ, कोई कहता है भूकंप आया, कोई कहता है कुछ हुआ। तो यहां इस स्थल के जो सोथी संस्कृति के नष्ट होने के 100-150 साल बाद हड़प्पाकालीन जो लोग हैं वो यहां पर आते हैं, इसी कालीबंगा में और इसी स्थान पर जहां कौन सी संस्कृति थी, सोथी संस्कृति। और इसी के ध्वंसावशेषों पर, कहां पर, ध्वंसावशेषों पर जो बचे कुछ शेष थे और ऊपर मिट्टी की परतें परतें धीरे धीरे जमता गया, जमता गया, जमता गया। 100-150 साल बाद में जब हड़प्पा से लोग यहां आए, दूसरे स्थानों से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, और वो यहां पर आके बस गए, उनको यह जगह ठीक लगी। तो जब वो लोग यहां पर आकर के बसे, तो वो जब लोग जहां रहे, घर बनाया, उनको भी नहीं मालूम था कि उनके नीचे कोई एक संस्कृति दबी हुई है जो उनके आने से 100-150 साल पहले नष्ट हो चुकी थी। तो ये जो दूसरा समय है ये हड़प्पाकालीन कहलाता है, और इसका समय है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी इसका जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है।
तो ये और यहां जो आपको मिलेगी एक तरह से किस तरह की चीजें मिलेगी, नगरीय वाली। जबकि प्राक हड़प्पा वाली जो ये संस्कृति है यहां, उसमें आपको कैसे मिलेंगे, ग्रामीण अवशेष मिलेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार आप पढ़ते हैं कि जो कालीबंगा से आपको कच्ची ईंटें मिली है, कच्चे घर मिले हैं। एक तरफ आप ये भी पढ़ते हो कि पक्के घर भी मिले हैं, पक्की नालियां भी मिली है। तो कई बार विद्यार्थी को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। ये चीज इसीलिए मैंने आपको ये अलग अलग लिखा है कि हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। लेकिन वो जो कालीबंगा स्थल है, वो केवल हड़प्पाकालीन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती केवल कालीबंगा से। वहां हड़प्पाकालीन लोगों के आने से पहले भी एक संस्कृति विद्यमान थी। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी यहां एक संस्कृति विद्यमान थी जिसको सोती संस्कृति कहा गया, और इसी को ही दूसरा नाम हमने दे दिया। हमने तो क्या, जो पुरातत्ववेत्ता है, कालीबंगा प्रथम। ये जो प्राक हड़प्पा कालीन का समय है सोती संस्कृति का, इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं। आज हम यहां पर रह रहे हैं, मान लीजिए जयपुर में रह रहे हैं, और कुछ बाढ़, भूकंप या कोई भी ऐसी घटना हुई जिसके कारण जितने भी लोग बाग थे वो सब मारे गए, सब खत्म हो गया। अब यहां पर धीरे धीरे धूल मिट्टियां आती गई, आंधी आती गई, और जहां हम रहते थे उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की परतें जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई। और उसके बाद कहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो एरिया था, लगभग 13-13.5 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थलों से जो है हड़प्पा कालीन जिसको कहते हैं, वहां से लोग जो है वो इधर घूमते घुमाते यहां पर आए। उनको ये जगह सही लगी और वो यहां पर आकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो जहां लोग कालीबंगा में रह रहे थे, इन्हीं धवसा से ऊपर ही रहने लगे। इनको भी नहीं पता था कि यहां नीचे कोई संस्कृति दबी हुई है, जो कि कैसी संस्कृति थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। और ये ग्रामीण संस्कृति के अवशेष हमें मिले कैसे, जब अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की यहां, फिर ये बीवीलाल बीके थापर ने जो है इस स्थल को जो है वो खोदना शुरू किया। तो अब जब यहां काम चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो पहले तो यूं मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो हमें यहां से ये चीज मिल रही है, ये मिल रही है। लेकिन फिर अचानक खोदते खोदते कुछ ऐसी चीजें मिली कि उन्होंने कहा यार ये चीजें कैसे मिल सकती है इस सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, हर चीज, जो चीज कैसी मिलेगी, पक्की मिलेगी। ये कच्ची चीजें कहां से मिलनी शुरू होगी, कच्चे घर, कच्ची ईंटें। तब पता चला, धीरे धीरे खोते खोते पता पड़ा कि यहां तो एक और है दबी हुई संस्कृति इसके नीचे, इसी स्थान पर। तो ये प्राक हड़प्पा को खोदने के लिए हमें 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी। 60 मीटर आप समझ के देख लीजिए कि कितना होता है। 60 मीटर बहुत होता है। सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आप खुदाई करते हो, तब जाकर के हमें नीचे ये मिला है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। कई जगह कुछ लिखा मिलता है, क्यों लिखा मिलता है, वो क्यों लिखा मिलता है। अब प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष हमें कौन कौन से मिले हैं, यानी ये सोती संस्कृति को जो है उसी स्थान पर पश्चिमी टीला, इसमें जब जो ये बीवीलाल बीके थापर के द्वारा इस स्थान की खुदाई की गई, तो वहां 2 टीले हमें मिले, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो जो पश्चिमी टीला है, उस पश्चिमी टीले के नीचे ये दबी हुई थी, ये जो सोती संस्कृति है। तो इस ये जो पश्चिमी टीले के नीचे दबी हुई संस्कृति थी, ऊपर तो ये थी हड़प्पा वाले। और क्या क्या मिला हमें, मकानों में दरारें मिली है जो भूकंप के बारे में बताती है। तो ये सोती संस्कृति के समय, इसलिए हम कहते हैं कि जो है इसके भूकंप के प्राचीन साक्ष्य हमें यहां से उपलब्ध होते हैं। तो वो जो भूकंप के प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, वो कालीबंगा के अंदर भी कौन से समय के, प्राक हड़प्पा के। तो जब खुदाई हुई और जो समय निकाला गया कि भाई ये तो हड़प्पा से पहले के जो मिलिए दरारें, ये जो सोती संस्कृति जो सबसे नीचे दबी हुई थी, तो उससे हमें भूकंप के साक्ष्यों के बारे में पता चलता है कि यहां भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा में। और कालीबंगा के अंदर भी और पढ़ो तो जो प्राक हड़प्पा वाला समय था, जिसको आप सोती संस्कृति कहते थे। उसके बाद हमें यहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये विश्व में प्राचीनतम सोर्स मिलता है हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य।
यानी खेत को जोतना। तो इस चीज के प्रमाण हमें मिलते हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा के अंदर भी आपसे अब कोई पूछना चाहे कि हड़प्पा वाला जो समय था उस समय के अवशेष मिले हैं या प्राग हड़प्पा के समय का हमें वहां उस कालीबंगा से अवशेष मिले हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो कालीबंगा के अंदर भी जो प्राग हड़प्पा वाला समय था यानी 2400 ईसा पूर्व से पहले का समय, इसी कालीबंगा में उसी पश्चिमी टीले के नीचे, तो वहां से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहां दो फसलें एक साथ ली जाती थी। कौन कौन सी फसलें थी? चना और सरसों, मतलब इस तरह से उगाते थे वो। तो यहां जैसे चना, इस तरह से सरसों, तो इस तरह से जो है वो फसलें उगाई जाती थी। दो फसलें एक साथ ली जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और फसल नहीं होती थी क्या, और भी चीजें उगाते थे, लेकिन जो दो फसलें एक साथ ली जाती थी वो चना और सरसों ही है। मैंने कुछ बुक्स में या जो इनमें देखा है गाइड में, कई जगह गेहूं भी लिखा जाता है कि दो फसलें एक साथ ली जाती थी, तो एक तो चना होती थी, एक गेहूं होती थी, इस तरह से आ जाता है। वो ध्यान में रखना, वो फैक्ट गलत है। चना और सरसों। इसके बाद तांबे के बेल की मूर्ति मिली है। यानी एक चीज आज समझ गए, मैंने सोथी संस्कृति लिखा था जो ऊपर वाली लिस्ट थी, और ये देखिएगा, ये ताम्र पाषाण काल के अंदर मैंने लिखा है बस्तियां जो सोथी संस्कृति, यानी जो ताम्र पाषाण काल वाला समय है, हड़प्पा से पहले वाला, तो उसी समय की हमें मिली है सोथी संस्कृति। तो निश्चित रूप से ये किस धातु का प्रयोग करते होंगे, किसका प्रयोग करते होंगे? तांबे का। और जो हड़प्पा वाले लोग थे, ये मुख्य रूप से कौन सी युगीन सभ्यता कहलाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इनके लिए मुख्य धातु के रूप में ये था कांस्य। और जो ताम्र पाषाण काल के लोग हैं, इनके लिए मुख्य धातु के रूप में क्या था? तांबा। तो यहां से हमें क्या मिली है? तांबे के बैल की मूर्ति। तो बैल वगैरह से थे ही परिचित, गाय बैल। काले रंग की चूड़ियां, जिसके आधार पर यहां का नाम रखा गया था कालीबंगा। पत्थर का सिलबट्टा। तो ये चीजें हमें यहां से, मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूं, ये ऐसी तो चीजें बहुत सारी है, छोटी 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 छोटी, तो काफी चीजें निकली है वहां से। उसके बाद मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। तो ये कच्ची, अब यही देखिए, कई बार आप यही पढ़ते हो कालीबंगा में, जहां सीधा ही लिखा जाता है कालीबंगा में बताओ कौन सी मिले हैं मकान, कच्चे थे पक्के थे? तो कच्चे पक्के दोनों ही मिलते हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि कच्चे पक्के दोनों कैसे। तो उसी स्थान पे जो प्राक हड़प्पा वाला समय था, उस टाइम कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, या जो ग्रामीण कल्चर, ग्रामीण संस्कृति। तो उस तरह की उस टाइम की चीजें क्या थी? कच्ची थी। मतलब वही आप समझ लो, गांव के अंदर मकान पहले कैसे बनते थे, आजकल तो पक्के बनने लगे। पहले गांव की जो कल्चर होती थी, गांव में मकान कच्चे ही होते थे, इतने पक्के नहीं हुआ करते थे बहुत पहले। और जो सिटी होती थी, सिटी का नाम आते ही दिमाग में आता था पक्के मकान। तो बस वही चीज है, नीचे कच्चे मकान, भविष्य के अंदर वहीं ऊपर आके हड़प्पा वाले आ गए तो ये पक्के मकान बन गए। फिर ये भी जगह समय के साथ में नष्ट हो गई, ऊपर मिट्टी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जब खोदना शुरू किया तो पहले जो हड़प्पा वाले थे वो निकले, और फिर आगे और खोदना शुरू किया तो फिर जो प्राक हड़प्पा वाले थे वो निकले। आत्माएं भटक रही थी इन सबकी वहां पे। तो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं, जिनका अनुपात होता था 1 2 3। यानी आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई चौड़ाई उस हिसाब से जो एक ईंटों का अनुपात होता था, वो 1 2 3 का अनुपात आपको मिलता था। यानी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से। इसके बाद अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कच्ची ईंटों से निर्मित तो मेन रूप से मिले थे मकान, लेकिन कुछ हमें पक्की ईंटें भी मिलती है इस प्राक हड़प्पा वाला जो समय था, जिसको आप कालीबंगा प्रथम के नाम से कहो या प्रथम काल कह लो इसका, कालीबंगा सभ्यता का, कालीबंगा जो स्थान है इसका। तो कुछ पक्की ईंटें भी मिली है। और इसके अलावा देखिए, घर जो हैं, जैसे हड़प्पा वाला जो समय है, तो उस समय हमें घर देखने जो मिलते हैं बिल्कुल इस तरह से मिलते हैं, समानांतर रूप से, यूं इस प्रकार से हमें घर मिलते हैं, जैसे नक्शे के आधार पर बनाए गए हों। लेकिन ये जो काल प्रथम वाला समय था, ग्रामीण संस्कृति वाला समय, जिसको आप सोथी संस्कृति के नाम से जानते हो, तो उस समय का जो था समय था, उस समय यहां ये इस तरह का, इतना इस तरह से ये ग्रिड टाइप से मकान नहीं होते थे। तो कुछ छोटे छोटे फर्क हैं।
प्राक हड़प्पाकालीन मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। तो ये एक तो मृद भांड तो मिलने के, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के घड़े। तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ। तो अब आओ सर, ये फैब्रिक ए से एफ क्या है? देखिए, यही मतलब है कि समय के साथ साथ में कुछ उनमें बदलाव और चेंज। जैसे हम कोई पहले चीज लाते थे, शुरू में जैसे फोन आता था मोबाइल का, कितना कैसा फोन होता था, सिर्फ बात बात कर पाता था। फिर धीरे धीरे समय के साथ में जिनकी बड़ी स्क्रीन होती थी ऐसे फोन आने लगे। आते आते समय के साथ में एंड्रॉयड फोन आए। तो उसी तरह से ये जैसे जैसे बर्तनों के अंदर भी धीरे धीरे डेवलप होता गया, कुछ चेंज होते गए, तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ। तो बस इतना सा ये जानकारी आपके लिए ये सफिशिएंट है फैब्रिक वाली। बाकी कोई सामान्यतः ये ऐसा नहीं पूछता फैब्रिक में से। उसके बाद 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी, तब ये सब अवशेष हमको मिले हैं। तो 60 मीटर तक खुदाई करी तब जाकर के ये प्राक हड़प्पा वाले अवशेष मिले। मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था। जैसे मृद भांड यानी जो घड़े थे, उनके ऊपर ऊपर कुछ खूबसूरत से चित्र बनाए जाते थे अलग अलग तरह के। तो उन चित्रों से इन मृद भांडों को सजाया जाता था। और कुछ पक्की ईंटें भी हमें मिली हैं। और इसके अलावा जैसे और चीज मैं आपको बताऊं, तो ये जो प्राक हड़प्पा वाला समय था, कालीबंगा प्रथम जिसको कहते हैं, इस समय भी इन सब के बाहर, इस बस्ती के बाहर एक क्या था, परकोटा। परकोटा एक तरह से मान लीजिए चार दीवारी। तो उस समय भी, उस संस्कृति के अंदर भी यहां परकोटा स्थित था। यानी जैसे लंबाई मान लीजिए इसका 250 मीटर के आसपास ऐसे हो गया, और इस तरह से हो गया 180 मीटर। तो वहां जो इस तरह से ये एक चारों तरफ होता था परकोटा सुरक्षा के लिए, और यहां फिर जो है भवन बनाए जाते थे, अंदर लोग यहां पर रहते थे। तो वो सुरक्षा के लिए परकोटा बनाया जाता था। और ये जो परकोटा है, या आप इसको सुरक्षा दीवार कह लो, ये चीज हमें हड़प्पा वाले समय भी देखने को मिलेगी। तो ये मेन चीजें हमने प्राक हड़प्पा वाला जो समय है कालीबंगा में, वो देख लिया। अब देखिए, अब धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कालीबंगा प्रथम का समय या प्राक हड़प्पा का समय है, यहां पर जो भी घटनाएं घटी हुई, 100% श्योर कोई नहीं है कि ये अंत कैसा हुआ, अंत कैसे हुआ था इस संस्कृति का। लेकिन इतना है कि लगभग उसके 100-150 साल बाद उसी स्थान पर ये हड़प्पाकालीन लोग आते हैं, और यहां आकर के अपना इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो इसका समय जो है वो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यताकालीन अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। नगरीय आप इसको कह सकते हो, शहरी अवशेष कह सकते हो, कांस्य युगीन सभ्यता भी आप इसको कह सकते हो। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में क्या बताया था कि जो पश्चिमी टीला, ये वाला जो टीला है, ये टीला है पश्चिमी टीला। और इसी पश्चिमी टीले के नीचे से जो है हमें क्या प्राप्त हुए हैं, ये जो सोथी वाला जो समय है, और इसके ऊपर हड़प्पा वाला। तो ये तो था पश्चिमी टीला, और ये है पूर्वी टीला। जब इनकी खुदाई की गई तो हमें दो टीले प्राप्त हुए, एक तो पूर्वी टीला और एक तरफ था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले के ऊपर ये दुर्ग, पश्चिमी टीला का जो हड़प्पाकालीन वाला समय है, तो उस समय जब खुदाई हुई तो दो मिले हमें। पश्चिमी टीला वाला जो समय है, ये इस क्षेत्र को क्या कहते थे, पश्चिमी टीले वाला जो है इस स्थान को तो कहते थे दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। अब हम कौन से समय का पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का समय पढ़ रहे हैं, हड़प्पा का। उस समय क्या था यहाँ पे, जो कि नगरीय सभ्यता थी, नगरीय चीजें मिलेगी हमें, पक्की चीजें मिलेगी। तो दो भाग है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी भाग है, यहां इस पश्चिमी भाग से हमें क्या मिला है, ये दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र भी इसको कहते थे। और इस दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र वाला जो पश्चिमी टीला है, इसी के ही और ज्यादा और आगे से आगे खुदाई करते गए तो इसी के नीचे हमें सोथी संस्कृति के अवशेष मिले थे। और जो पूर्वी टीला है, ये क्या था, पूर्वी भाग। यानी जब खुदाई की गई, टीले थे, टीलों को खोदा गया, तो उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला। और इन टीलों के बाहर, यानी ये जो बस्तियां हैं,
ये बस्ती टीला क्या बस्तियां जो है, इन बस्तियों के बाहर ये सुरक्षात्मक दीवार होती थी, ये वाली, इसे कहते हैं परकोटा, या आप सुरक्षात्मक दीवार कह लो। तो जो दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र था उसके बाहर भी हमें सुरक्षात्मक दीवार मिली, और इधर वाला जो भाग था पूर्वी भाग, यहां भी हमें सुरक्षात्मक दीवार मिली है। देखिए हड़प्पा के जो बाकी स्थान हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो बाकी स्थल हैं, वहां जो ये पूर्वी भाग था जिसमें आम लोग रहते थे, जनता रहती थी, यहां चारों तरफ सुरक्षात्मक रूप से परकोटा हमें नहीं मिला है। लेकिन कालीबंगा के अंदर हमें जहां आम जनता रहती थी वहां भी बाहर सुरक्षात्मक रूप से परकोटा मिला है। जो गढ़ी क्षेत्र वाला था यहां तो मिला ही मिला है, लेकिन जहां आम जनता रहती थी वहां भी हमें मिला है। तो उस समय कालीबंगा के दो भाग ये बस्तियों के थे, एक तरफ तो पश्चिमी भाग था और एक तरफ था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है इसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र भी कहते थे, और पूर्वी भाग जो था यहां आम जनता कर रहती थी, इसको नगर क्षेत्र कहते थे। अब जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या क्या मिला है जिसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहते थे? तो इसमें एक तो सार्वजनिक महत्व की जो इमारतें थी, आज भी जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जो भी सरकारी ऑफिस वगैरह या जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सचिवालय, ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएगी, और बाकी जगह आम जनता रहती है। अब तो चारों तरफ जैसे बस गए इस तरह से। तो ये जो मेन स्थान हो गया, ये कौन सा था? सार्वजनिक महत्व की इमारतें, सार्वजनिक चीजें। तो उसी प्रकार से आप समझिए इसको। तो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जो था, हमें यहां से क्या क्या मिला? एक तो सार्वजनिक महत्व की इमारतें, एक वृहद अनागार, मतलब एक बड़ा इस तरह का मिला है जहां अन्न वगैरह रखा जाता था, बड़ा भंडार का ऐसे जगह बनी हुई। इसके अलावा दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र से हमें और क्या क्या मिला है? यहाँ पे क्या क्या होता था इसमें? चौपाल। चौपाल क्या होती है? जहां पर लोग वगैरह बैठते थे, बातें करते थे, जैसे गांव में होती है चौपाल, तो उस तरह से हमें दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र के अंदर हमें चौपाल भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है जो कि बलि प्रथा का साक्ष्य है। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उस समय हमें बलि प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि लोग बलि भी देते थे। और कैसे? कि जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है, इसका मतलब जैसे ये चबूतरा है और इस चबूतरे के ऊपर ये 7 अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं, हवन वेदिकाएं, इस तरह से ये चबूतरा है, इसके ऊपर हमें 7 इस तरह से अग्निकुंड मिले हैं। तो अब ये मेन बात ये है कि जो वो चबूतरा था वो किन ईंटों से निर्मित था? वो कच्ची ईंटों से निर्मित था। कितनी मजेदार चीज है ये, कोई एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन ये, कि जो 7 अग्निकुंड हमें प्राप्त हुए हैं वो जिन पर स्थित है ये अग्निकुंड, तो वो जो चबूतरा बना हुआ है वो किससे है? वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। हालांकि पक्की ईंटें हैं यहाँ लोगों के पास, लेकिन फिर भी ये किससे निर्मित था? कच्ची ईंटों से। और एक अग्निकुंड से हिरण की अस्थियां मिली है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अच्छा ये कोई हिरण विरण की बलि दी है, इसका मतलब जानवरों की भी बलि देते होंगे। और दोहरी सुरक्षा दीवार, तो बाहर जो है वो हमें इसकी सुरक्षा दीवार प्राप्त होती है, दोहरी, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, दोहरी सुरक्षा दीवार आप समझ गए होंगे कि जो कालीबंगा है यहां पर जो गढ़ी क्षेत्र है उसके बाहर भी, और जो नगर क्षेत्र है उसके बाहर, तो दोनों के बाहर जो है हमें सुरक्षात्मक दीवार मिलती है। तो इसी को ही हमने नाम दिया है दोहरी सुरक्षा दीवार। तो ये आपका हो गया इधर। इसके बाद हम नगर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा भाग था वो नगर क्षेत्र कहलाता था। यहां की जो सड़कें हैं पक्की ईंटों से निर्मित थी, और एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। मतलब यहां जो सड़कें हैं वो किस प्रकार से थी? इस प्रकार से, यूं 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 और इस तरह से, मतलब इस तरह से सड़कें थी। आप जयपुर ही देख लीजिए, सवाई जय सिंह ने जयपुर जब बसाया तो नक्शे के आधार पर ही बसाया था। तो उसी तरह से ये सड़कें जो है ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, पक्की ईंटों से निर्मित सड़कें हुआ करती थी। और ये जो जाल सा ऐसा दिखता है सड़कों का, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड। तो ये नाम भी कभी आ सकता है। तो नगर क्षेत्र में आम जनता रहती थी, लोग रहते थे, और
जो हाई लोग हैं वो कहाँ रहते थे? वो दुर्ग में रहते थे। तो इनमें आने जाने के रास्ते होते थे, मतलब जैसे सुरक्षा दीवार है तो बाहर आने जाने के तो रास्ते होते थे। अब ये जैसे मान लीजिए ये द्वार तो मैंने ये बना दिया ऐसे, इधर ये इस तरह के दिखाने के लिए कि देखिए आने जाने के लिए होते थे। बाकी जैसे दुर्ग में दो द्वार होते थे, एक तो उत्तरी द्वार होता था, एक जो है क्या होता था, दक्षिणी द्वार। तो उत्तरी द्वार की तरफ से जो प्रवेश कर सकते थे या जा सकते थे वो केवल अभिजात वर्ग के लोग होते थे, यानी जो पैसे वाले या वो वाले। और जो दक्षिणी द्वार था उससे जो है वो कौन जाते थे? आम जनता जाती थी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इनका ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रिड या जाल, जो सड़कें इस तरह से काटती संपूर्ण पे। नगर के एक भाग में पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली, संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग करते होंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकास, और पानी जल निकास की इतनी इतनी शानदार व्यवस्था थी इनकी। तो ऐसी व्यवस्था भी यहां भी थी, लेकिन जो ये कालीबंगा है इसके एक भाग में हमें पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली। तो हो सकता है पक्की सड़कें नहीं मिली, उधर लोग बाग बहुत ज्यादा वैसे रहते होंगे, गरीब रहते होंगे उस टाइप, उस साइड में कोई। और पक्की नालियां नहीं मिली, ये देखिएगा, ये जो एक भाग था नगर का, ये तो मैंने बनाया है एक भाग का, मतलब इस तरह से जो एक भाग था नगर का, तो वहां हमें जो है वो पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली। तो पक्की नाली नहीं मिली इसलिए हम कहते हैं कि लकड़ी की नाली का प्रयोग करते होंगे। इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। लकड़ी की नाली के कोई प्रमाण मिले नहीं है कि कोई लकड़ी की नाली हमें मिली है, क्योंकि लकड़ी तो एक बार जब मिट्टी में दब जाए तो वो कुछ वर्षों में नष्ट हो जाती हो। तो चूंकि वहां मिली नहीं है और लोग रहते हैं तो 100% नाली तो उन्होंने बनाई होगी। तब हम अंदाज लगाते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता है ये अंदाज लगाते हैं कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र की एक तरफ की जो नाली है वो लकड़ी की रही होगी, तभी अब जो है वहां सब कुछ वो नष्ट होगी तो हमें कोई नाली नहीं मिली वहां। तो संभवतः उन्होंने कौन सी नाली कौन सी बनाई होगी? लकड़ी की बनाई होगी, जो समय के साथ में नष्ट हो गई। पक्की ईंटों वाली नालियां जो बनाई थी वो तो मिलेगी वैसी की वैसी। तो ये थोड़ा पॉइंट में देखिए कितना जो है एक मामूली सा फर्क है समझने का, कि लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लकड़ी मिली है वहां पे नाली में, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अंदाजा लगाते हैं कि वहां नाली जो निश्चित रूप से कैसी रही होगी? लकड़ी की रही होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, मकान जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित मिले हमें यहां पे। और अब इसमें दो प्रकार की छत, मकान में दो प्रकार की छत से मतलब है, एक तो आंगन जो फर्श होता था, आंगन आप जिसको कहते हो घर का आंगन, और एक होता है ऊपर जिसको आप कहते हो छत। तो यहां ये भाषा यही मिलती है कि दो प्रकार की छत मिली है। तो फर्श और जो ऊपर का होता था, तो वहां इस साइज की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, 1, 2 और 4 के अनुपात में, यानी 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी जो ईंट होती है इस तरह से, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो सारी जो है मिला जुला के जो है उसका होता है 7.5 × 15 × 30। जबकि उसमें हमने देखा था जो पहले वाला था, हड़प्पा से पहले का समय, तो उसमें था 10:20:30 सेंटीमीटर का अनुपात। यहां हमें मिला है 7.5 × 15 × 30 सेंटीमीटर। तो मकानों में तो इस साइज की ईंटों का प्रयोग होता था, यानी 1:4 का अनुपात होता था ईंटों का। और जो सुरक्षात्मक दीवार है वहां 10:20:40, यानी 10:20:40 सेंटीमीटर का जो है रेशो होता था ईंटें बनाने में सुरक्षात्मक दीवार में। तो ये मोटी ज्यादा होती थी, बड़ी ज्यादा होती थी, आप देख लीजिए 7.5 × 15 × 30, और यहां 10:20:30 है, 10:20:40, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया। सामान्यतया दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो दूसरे स्थान वगैरह हैं, तो वहां जो नीचे की छत से मतलब जो आंगन वगैरह है, फर्श, वो ज्यादातर जो कच्चा मिला है, लेकिन कालीबंगा के अंदर जो नीचे की छत यानी जो फर्श है उसको पक्का किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पक्का मिला है वो।
और वो भी कैसा फर्श है? अलंकृत फर्श, यानी साज सजावट वाला, बड़े बड़े सुंदर दृश्य बनाए हुए, इस तरीके का फर्श हमें प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण और जो मेन जो पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं मैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां से हमें बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा प्राप्त हुआ है, और रोटी बनाने का तंदूर भी प्राप्त हुआ है। तो ये तंदूर प्राप्त हुआ है, तो उसे लगाते हैं कि परिवार में कई परिवार मिलकर रहते होंगे, तो इसलिए तंदूर का ये प्रयोग करते होंगे। ऊंट की अस्थियां भी हमें मिली है। तो ऐसे तो अब ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये कई हैं, कुछ किताब में एक्स्ट्रा आपको कई फैक्ट मिलेंगे। तो जो फैक्ट मैं यहां बता रहा हूं ये तो सारे आपको याद करने ही करने हैं, घोट के पीना है। बाकी इसके अलावा एक दुगे 2 4 5 10 ऐसे फैक्ट कई होते हैं, तो वो भी ध्यान में रख लेना। इसके अलावा एक हमें क्या मिला है, तांबे का दर्पण, आईना जो होता है शीशा, वो तांबे का प्राप्त हुआ है। मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी जो जिस तरह से कोई भी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो इस तरह से बनाते हैं सिंबल, अब हमारी तो जो लिपि है, तो उसके हिसाब से मैं जो लिख दिया आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने ये लिखा है, और आप इनको चीजों को समझ पा रहे हो। अब ये क्या कहना चाह रहे होंगे, इनकी क्या लिपि थी, तो उसको आज तक पढ़ाने नहीं गया है, कोशिश हो रही है। बकरी खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मृत भांड मिला है, यानी ऐसे मटके भी मिले हैं जिसमें मनुष्य जो है वो बकरी को खींच के ले जा रहा है। तो इस तरह के जो है, अंकन का मतलब होता है चित्र, मतलब इस तरह से उस पे उकेरा गया है घड़े पे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं कई। इसके बाद में कालीबंगा को स्टुअर्ट पीगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। इस मत का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। अब विद्यार्थी इस मत में कई बार वो थोड़े भ्रमित हो जाते हैं कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। तो हम सीधा ही कह देते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, हालांकि वो चीज पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरी सभ्यता, ये जो तीसरी राजधानी किसने बोला था, मेनली बोला था स्टुअर्ट पीगट ने। लेकिन पहले के कुछ एग्जाम में, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था या और भी जैसे जो एग्जाम था सेकंड ग्रेड का, उसमें भी आया हुआ है। आप पिछले वर्षों के पेपर देखना, आप उसमें है ये क्वेश्चन। लेकिन चूंकि वहां ऑप्शन के अंदर स्टुअर्ट पीगट है ही नहीं, बाकी 3 अलग ऑप्शन है और एक था डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो जब स्टुअर्ट पीगट ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर तो दशरथ शर्मा ही करेंगे। तो एक बार दशरथ शर्मा कर दिया, तो फिर क्या है, जो भी मार्केट में नई गाइड वगैरह आई, उन्होंने उस क्वेश्चन को एक फैक्ट बना दिया सीधा ही, कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो सीधा ही लिखना शुरू कर दिया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो आप समझ गए होंगे कि वो सीधा पॉइंट गलत है। तीसरी राजधानी बताया था स्टुअर्ट पीगट ने, और इस मत का समर्थन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कहा बिल्कुल सही बात है साहब, हाँ भाई हाँ। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, यानी जो प्राक हड़प्पा वाला समय है उसको। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहलाती है। दीनहीन बस्ती मैंने आपको बता दिया है, एक ही स्थान से हमें जो प्राचीन अवशेष वगैरह भी मिले हैं, और तो थोड़ा सा इस वजह से क्या है, थोड़ा दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती के रूप में भी इसको जानते थे, क्योंकि बाकी जगह जितना डेवलप और जितना व्यापार वगैरह जितना होता था, तो उनके बड़े बड़े स्थानों के कंपैरिजन में उतना यहां नहीं था। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कह देते हैं। बाजरे का साक्ष्य भी मिला है यहां से, यह पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेना। तो बाजरा उस टाइम भी लोग खाते थे यहाँ। व्याघ्र चीता की मोहर भी मिली है, तो यानी इसको भी जानते थे कि यह भी कोई चीज होती है, चीता व्याघ्र। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई और उस खोपड़ी के अंदर जो है वो 6 छेद मिले हैं। तो उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस समय शल्य चिकित्सा थी, यानी ऑपरेशन वगैरह होते थे। तो हम सोचते हैं कि आज ही इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह टेक्नोलॉजी विद्यमान थी। डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। अब आज मान लीजिए सब कुछ नष्ट हो जाए, आने वाले 2000 साल बाद, 4000 साल बाद लोग खोज करेंगे, जो नए लोग आएंगे कहीं से, वो फिर देखेंगे कि अच्छा अच्छा इतने बड़े बड़े भवन होते थे, ये सरकार थी, अच्छा ये स्थान जो है ये जो राज्य था इसकी राजधानी हुआ करता था, क्योंकि जो विधानसभा यहीं से प्राप्त हुई है, यहाँ सचिवालय होता था, महत्वपूर्ण जो है वो सारी चीजें यहाँ मिलती थी,
लाइट के प्रमाण मिले हैं, पंखा, ये इस तरह की चीजें, सारी चीजें मिलेगी। तो वही चीज है, तो हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं, युग्मित समाधान मिले हैं, यानी जोड़े में जो समाधान होते हैं, दो शब्द इस तरह से साथ में मिले हमें। कार्बन 14 पत्ती के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल 400-500 साल रहा होगा। देखिए, जो समय वगैरह निकालते हैं ये कार्बन 14 पत्ती के अनुसार निकालते हैं। तो कहते हैं कालीबंगा की बस्ती कब तक रही होगी, तो अंदाजन बताते हैं कि लगभग 400-500 साल तक जो है वो कालीबंगा की बस्ती रही होगी। उसके बाद जो है ये कैसे नष्ट हुई, उसमें भी 100% प्रमाण नहीं है कोई। कभी कोई कहते हैं कि भूकंप आ सकता है, हो सकता है भूकंप आया हो, कभी कहते हैं बाढ़ वगैरह हो सकता है, कभी हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि वर्षा वगैरह कम होती गई और धीरे धीरे जो नदियों में पानी कम होता गया, कौन सी नदी, सरस्वती नदी में, और धीरे धीरे यहाँ मिट्टी के टीले वगैरह ये बढ़ते गए, ये जो दूसरे थे कंटीली झाड़ियां, ये इस तरह की जो वनस्पति होने लग गई और धीरे धीरे ये क्षेत्र उजाड़ में बदल गया। तो इस तरह की बातें आती है, तो ध्यान में रख लेना। और कई मकानों में हमें कुएं भी प्राप्त हुए हैं। बाकी ये जो कालीबंगा दुर्ग है, दुर्ग वाला जो है, इससे 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में हमें एक कब्रिस्तान भी मिला है। तो वो कब्रिस्तान में जो है वो शव मेनली जो रखते थे, सर जो है वो उत्तर दिशा की तरफ। हालांकि 3 अलग अलग तरह की शवाधान जो प्रवृत्तियां थी, जैसे एक तो आयताकार आप कह सकते हो, जिसमें शवों को सीधा ऐसे यूं इस तरह से लेटा देते थे। तो मेनली मुंह ये रखते थे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखते थे और दक्षिण दिशा की तरफ जो है उसके पांव होते थे। मुख्य रूप से यही होता था। तो इस तरह से भी रखते थे। बाकी वर्ताकार जो बनाए जाते थे गर्त, इस तरह से खड्डे वगैरह वर्ताकार बनाकर उसके अंदर भी सबको रखते थे। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग तरह के मिलते थे। तो इस पर कोई कब्रिस्तान मिलता था, एक आपको मेन ये ध्यान रखना है कि हाँ, शव जो है वो क्या करते थे, कब्रिस्तान मिला है इनको दफनाते थे। तो शवों को रखते थे, बस ये चीज थोड़ी ध्यान में रख लेना। सर पांव वगैरह कभी नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन मेनली उत्तर दिशा की तरफ सर होता था, दक्षिण की तरफ पांव होता था। कई जगह आपको अलग अलग मिलता है, लेकिन पॉइंट यही सही माना जो मैं आपको बता रहा हूं। और कालीबंगा में इसी जो ये कब्रिस्तान है, एक कब्र के अंदर तांबे का दर्पण भी मिला है। यह पॉइंट ध्यान में रख लेना कि एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है। तो मतलब जब किसी व्यक्ति को दफनाया होगा, अब जो भी है कब्र, कोई महिला की हो सकती है या पुरुष की हो सकती है, तो उसके साथ तांबे का दर्पण था। तो हो सकता है कोई जो अपना, लोगों को क्या होता है, फेस जो चेहरा है वो आईने में देखने का बहुत शौक होता है। महिलाएं भी ज्यादातर क्या करती है, उनका जो पर्स होता है उसमें एक आईना रखती है छोटा सा। तो कई क्या करती है, बार बार वो चेहरा देखती रहती है उसमें। तो कईयों को तो ये चीजें देखिए हर समय की है। मानव स्वभाव जो है वो लगभग वही रहता है जो मनुष्य का मेनली स्वभाव है। वक्त बदलता है, चीजें बदलती है, नई नई चीजों का आविष्कार होता है, लेकिन मानवीय जो मूल रूप से स्वभाव है वो वही रहता है। चाहे हजारों साल पहले था, चाहे लाखों साल पहले था, और चाहे आगे भी लाखों साल बाद में आएगा। तो तांबे का दर्पण मिला है, उस वक्त यही था। इसके अलावा जैसे आपको कई यहां से और भी चीजें मिलेंगे, घिया पत्थर, वो आपको यहां से इसी कालीबंगा से मिल जाएगा। तांबड़े का पत्थर ये मिला है। तांबे के मणिये, मणिये टाइप होते हैं, छोटे छोटे मणिये, वो मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां, कड़े, ये प्राप्त होते हैं। शंख वल्य आभूषण, जो शंख की तरह के आभूषण हमें प्राप्त होते हैं। मिट्टी के खिलौने, गाड़ियां, मिट्टी की गाड़ियां, वो हमें प्राप्त हुई है। शतरंज, ये खेलते थे। शतरंज, चौसर, इनकी गोटियां मिली हमें। मरण मूर्तियां मिली है, जिसमें मानव की है, पशु की है, पक्षियों की है। तो इस तरह से चीजें बहुत प्राप्त हुई है। और बाकी जानवर वगैरह जो है कालीबंगा वाले, ये पशु वगैरह कौन से अवशेष वगैरह हमें कई मिले हैं, पशुओं के अवशेष। जैसे मान लीजिए बैल है, कौन सा बैल, कुबड़ वाला बैल। तो कुबड़ वाला बैल के, क्योंकि मोहरे वगैरह उस तरह की मिली है, तो उसी से पता लगाएंगे क्या क्या यहां मिला होगा। या तो जानवर की जो उसकी मिले कोई हड्डियां वड्डियां, या फिर ये लोग जो चीज बनाते थे। तो जैसे अभी ये व्याघ्र है, चीता, इसकी मोहर मिली,
तो आदमी मोर उसी के बनाएगा जो उसने जिंदगी में कभी चीजें देखी होगी वहां। तो ये जो है वो पशु था चीता उसमें या। बाकी जैसे भैंस है, गाय वगैरह है। अब बैल है तो बैल के साथ गाय भी होगी। कई बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको नॉर्मल कह दो कि बैल का जिक्र बार बार होता है इसमें, तो कहते हैं कि यहां से बैल प्राप्त हुआ था, मतलब बैल होते थे। तो पूछते हैं सर गाय भी होती थी क्या? अरे तो जब बैल होते हैं तो गाय तो होगी, गाय के बिना बैल आएगा कहां से? तो बैल है, गाय है, भैंस, भैंसार, सुअर, ये हाथी, ऊंट, गधे, सुअर, बारहसिंगा। और जैसे दूसरे पशुओं की बात करें, जंगली पशुओं की, गेंडा। तो ये है। और ये जो बैल था कुबड़ वाला बैल, इसकी अस्थियां भी हमें कई मिली है। और जो मेन जो सबसे ज्यादा अस्थियां वगैरह वो कुबड़ वाले बैल की मिली हैं। तो उससे अंदाजा ये लगाते हैं कि जो कुबड़ वाला बैल है वो उस समय एक महत्वपूर्ण पशु यहाँ का रहा हो गया। यानी बैल जो है वो एक महत्वपूर्ण पशु था, सामान ढोने वगैरह का, जो गाड़ियां खींचने के काम में लेते थे कुबड़ वाले बैल को। तो ये थोड़ा पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मेन मेन जो पॉइंट हैं ये आपको मैंने बता दिए सिंधु घाटी सभ्यता के। और मुझे आशा है कि आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें समझाई, ये देखिएगा इसको। सबसे पहले आपको ये समझाया था ये प्राग ऐतिहासिक काल, फिर ताम्र पाषाण काल, और फिर हड़प्पा सभ्यता वगैरह। तो ताम्र पाषाण काल के अंदर जीवन ग्रामीण था, तांबा और पत्थर का प्रयोग करते थे। बस्तियों में, कई बस्तियों में एक सोथी बस्ती भी थी। सोथी जो है कल्चर या सोथी संस्कृति। गणेश्वर भी हमें इसी ताम्र पाषाण के समय की मिलती है, जो पढ़ेंगे आगे हम। बीकानेर से हनुमानगढ़ के बीच में जो एक संस्कृति थी उसको सोथी संस्कृति कहते थे उस समय। फिर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी ये वाली। इसके कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसमें से हमें जो पढ़ना था कालीबंगा। तो अभी कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ में। खोज 5152 अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता बीवी लाल बीके थापर। नदी कौन सी नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान में इस नदी को आप क्या कहते हैं? क्योंकि सरस्वती नदी तो क्या होगी, लुप्त हो गई। और उसका जो पार्ट वो अभी भी बना हुआ है जो रास्ता, तो वहां वर्षा वगैरह होती है तो कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। और यहां से दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं इसी कालीबंगा स्थान से। एक प्राक हड़प्पा कालीन और एक हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन का मतलब हड़प्पा के समय का, और प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले। तो पहले वाला है उसको सोथी संस्कृति भी कहते हैं, ग्रामीण अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा वाले के अंदर हमें नगरीय मिले हैं। प्राक हड़प्पा वाला जो अवशेष है वो कौन से टीले से मिले? पश्चिमी टीले से। जो कौन सा भाग था? दुर्ग गढ़ी क्षेत्र वाला जिसको कहते थे, वो वाला भाग। मकानों में दरारें मिली है जो भूकंप के बारे में बताती है। यानी प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। दो फसलें एक साथ ली जाती थी, चना सरसों, आज भी लेते हैं इधर कालीबंगारी, ये जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में। तांबे के बैल की मूर्ति, काले रंग की चूड़ियां, पत्थर का सिलबट्टा। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं, हाँ कुछ पक्की ईंटें भी मिली है इसमें। फिर ये प्राक हड़प्पाकालीन मर्द भांड आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। फिर 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी तब ये मिले। मर्द भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया और कुछ पक्की ईंटें भी मिली। फिर सिंधु घाटी जो दूसरा काल है यहाँ का, क्योंकि ये जो पहले वाली थी कल्चर सोथी संस्कृति, इसके नष्ट होने के 100-150 साल बाद इसी स्थान पे ऊपर फिर ये हड़प्पा लोग आ गए। तो ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो यहां ये जो हड़प्पा कालीन लोग थे, इनके मुख्य रूप से जो ये बस्तियां ये दो भागों में डिवाइड थी, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पश्चिमी वाली जो है ये दुर्ग या गड्डी क्षेत्र कहते थे, और जो पूर्वी वाला उसमें मुख्यतः जो लोग हैं आम जनता वो रहती थी, नगर क्षेत्र भी कहते थे। सार्वजनिक महत्व की इमारतें और ये सब वगैरह चीजें हमें कहाँ मिली है? गड्डी क्षेत्र में। वृहद अनागार हो गया, चौपाल, कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वगैरह, ये हिरण की अस्थियां, बलि प्रथा का साक्ष्य है, दोहरी सुरक्षा दीवार, ये सब मिले। सड़कें वगैरह मिली है नगर क्षेत्र में, समकोण पर काटती थी। ये नगर के एक भाग में पक्की सड़कें पक्की नालियां नहीं मिली। तो चूंकि वो गरीब वगैरह लोग वगैरह रहे होंगे, तो इसलिए ये थोड़ा वहां नहीं होगा वो सुविधा उधर। आज भी जैसे मान लीजिए जयपुर है, जयपुर में मेन सिटी के अंदर तो पक्की सड़कें हैं, एक से बढ़कर एक पूरा। लेकिन क्या जितना जयपुर का एरिया, क्या सारी जयपुर में ऐसी सड़कें हैं क्या?
तो वही चीज है। मकान पक्की ईंटों से निर्मित होते थे मेनली इस समय, और ये ईंटों का अनुपात वगैरह है, ये बाकी कोई ऐसे अनुपात वगैरह तो नहीं पूछता एग्जाम में, पर आपको ध्यान में रखना है। अलंकृत फर्श मिला है, यानी जो फर्श है वो अलंकृत, यानी उस पे डायग्राम वगैरह चित्र वगैरह हमें मिलते हैं, कालीबंगा। फिर बेलनाकार मोहर है, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ जो है वो क्या मिला है, चांदी का उस्तरा, रोटी बनाने का तंदूर, ऊंट की अस्थियां, तांबे का दर्पण, दीवारों जो ये मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य है, बकरी खींचकर लाते हुए मनुष्य के आंकन वाला जो मृद भांड। स्टुअर्ट पिगड़ ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। इस मत का समर्थन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहते हैं, बाजरे का साक्ष्य मिला है, व्याघ्र की मोहर वगैरह, बालक की खोपड़ी में 6 छेद जिसको शल्य चिकित्सा के प्रमाण, युग्मित समाधान वगैरह मिले हैं, कार्बन 14 पत्ती के अनुसार 405 साल ये इस बस्ती का समय रहा होगा, और कुएं के भी प्रमाण मिलते हैं। बाकी भी मैंने आपको कई चीजें वगैरह बता दी, घिया पत्थर वगैरह, तांबे के मणियर, ये तांबड़ा पत्थर, ये इस तरह के मिट्टी के खिलौने, कौन कौन से पशु वगैरह रहे। तो ये बेसिक चीजें हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन चीजें थी, और मुझे पूरी आशा है कि आपके कंसेप्ट मेन समझ में आ गया होगा। मेरा काम है कंसेप्ट को मेन समझाना कि क्या चीज है, कैसे है, बाकी फैक्ट तो बहुत होते हैं। तो इसलिए सहायक के सपोर्ट के रूप में मैं कहता हूं कि वैसे एक गाइड ले लेना, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक किताबों की जो चीजें हो सकती है वो लगभग मैं आपको सब, यहाँ ऑथेंटिक किताबों का कंसेप्ट क्या है वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जो है, जो मैसेज बॉक्स आता है, चैट बॉक्स आता है, उसमें मुझे जरूर बताइएगा कि कालीबंगा आपके कैसा समझ में आया। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।